अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ महाजबीन आबिद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब देखने वाले ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम बात करने जा रहे हैं रिलेटेड टू काउंटरिंग हेट स्पीच एंड गवर्नमेंट एफर्ट्स टू काउंटर CVE, काउंटर वायलेशन एंड एक्सट्रीमिज़म। और इस पर बात करने के लिए, हेट स्पीच के बारे में बात करने के लिए कि ये क्या है और किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं। मैं तारुफ करवाती चलूँ। एडवोकेट हाफिज़ अल्लादिता काशिफ बोसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं अलामा इंजीनियर काशिफ हुसैन हैदरी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शिया उलमा काउंसिल मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। माशाल्लाह। और हमारे साथ तीसरे गेस्ट मौजूद हैं साहिबजादा कारी मोहम्मद अकमल रशीदी, सदर बज़्म हसान तहसील मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ठीक है, हम बात आपको कन्वे कर चुके हैं कि हम हेट स्पीच को काउंटर करने के हवाले से बात कर रहे हैं और किस तरीके से गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है इसको काउंटर करने के बारे में। मेरा एडवोकेट हाफिज़ अल्लादिता काशिफ बोसन साहब, आपसे सवाल है कि आप हमारे नाज़रीन को प्लीज़ बताइए कि हेट स्पीच क्या है, नफ़रत अंगेज़ी क्या है और इस पर कंट्रोल कैसे मुमकिन है? जी, मैं सबसे पहले इसके मतलब अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि नफ़रत अंगेज़ी ये है कि किसी के नज़रियात, किसी के ख़यालात, किसी की सोच और किसी की अक़ायद से आप इख्तलाफ करते हैं, ये तो आपका हक़ है। लेकिन उन नज़रियात, उन ख़यालात, उन अक़ायद को अगर आप नफ़रत की नज़र से देखते हैं, उनको तहक़ीर की नज़र से देखते हैं और उनको बर्दाश्त नहीं करते, उनका हक़ तस्लीम नहीं करते, उसके ख़िलाफ़ आप बोलते हैं, तकरीर के ज़रिए, तहरीर के ज़रिए, अपने तर्ज़ अमल के ज़रिए, अपने रवैये के ज़रिए दूसरों को आप कमतर समझते हैं और उनके इस हक़ को तस्लीम ना करते हुए उसके ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाते हैं, तो उसके जो नताइज हैं, जो उसके असरात हैं, वो तबाहकुन हैं इस मुआशरे के लिए, इस समाज के लिए, इस वतन के लिए, इस धरती के लिए। और उसके जो नताइज तबाहकुन होते हैं उसमें फिर आगे बढ़कर फिर फसाद, उसके नताइज में झगड़े, फिर एक दूसरे के इबादत गाहों को तबाह करना, उसको बम फोड़ना, उस पर हमले करना और कत्ल व गारत तक नौबत पहुँचती है। इसी वजह से पहुँचती है। उसकी बुनियाद ये है कि आप दूसरों के नज़रियात को ना सिर्फ ये कि तस्लीम नहीं करते, उसको बर्दाश्त भी नहीं करते। बर्दाश्त नहीं करते। तो बर्दाश्त जो है ना, वो बुनियादी शर्त है, बुनियादी चीज़ है। अगर मुझे जीने का हक़ है तो दूसरों को भी जीने का हक़ है। अगर मुझे अपने नज़रियात रखने का हक़ है तो दूसरों को भी अपने नज़रियात रखने का हक़ है। अगर मेरे अक़ायद मुझे बहुत अजीज़ हैं तो मुझे ये सोचना चाहिए कि दूसरों के अक़ायद दूसरों को भी उतने ही अजीज़ हैं जितने मुझे हैं। अगर आप इस बुनियादी शर्त को जब छोड़ देते हैं और इस को तस्लीम नहीं करते तो उसके नतीजे में फिर उनके नज़रियात पर, उनकी सोचों पर, उनके ख़यालात पर और उसमें आप फिर नफ़रत अंगेज़ी होती है। जबकि बुनियादी शर्त ये है मज़हब में भी और जो ज़िम्मेदार मुआशरे हैं वहाँ भी कि आप दूसरों के नज़रियात, उनके ख़यालात से इत्तेफाक ना करने के बावजूद उनका एहतराम करें, उनको तस्लीम करें। और हमारा दीन भी यही सिखाता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कुरान ये कहता है कि उनके लिए उनका दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। मुझे अपने दीन पर चलने का हक़ है और दूसरों को अपने दीन पर चलने का हक़ है। तो इस बुनियादी असूल को जब हम छोड़ते हैं, वायलेशन करते हैं, तो वहाँ फिर नफ़रत होती है और नफ़रत के नताइज जो हैं वो हम भुगत रहे हैं बड़े अरसे से। और उसमें अगर इसको ना रोका गया, उसके सामने बंद ना बांधा गया और बुनियादी जो दीन के असूल हैं उनको जिस तरह हम उसको नज़रअंदाज करके चल रहे हैं, चलते रहे तो उसके नताइज बहुत तबाहकुन हैं, बहुत ख़तरनाक हैं और उसको हम फेस कर रहे हैं, आगे भी फेस करेंगे। तो उसके लिए लाजिम ये है कि हम अपने अक़ायद और नज़रियात का जिस तरह प्रचार करते हैं उसमें दूसरों पे हिट ना करें, दूसरों को नफ़रत का निशाना ना बनाएं। एक बात कही जाती है कि भाई अपना नज़रिया छोड़ो ना और दूसरों के नज़रिए को छेड़ो ना। बेशक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये बात है। इस पे जब हम अमल करेंगे, कारबंद रहेंगे तो इंशाअल्लाह उसके ना सिर्फ इस मुआशरे पे असरात होंगे बल्कि मैं लफ्ज़ कहा करता हूँ कि उसके समरात होंगे। समरात होंगे। हाँ जी, बहुत खूब। तो यही मैं तो यही कहता हूँ। ठीक है,
ہم موو کرتے ہیں اپنے سیکنڈ گیسٹ کی جانب، علامہ انجینئر کاشف حسین حیدری، اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پیس کو پروموٹ کرنے کے لیے، امن و امان کے فروغ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سماجی تنظیموں کا کیا کردار ہے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے میں یوتھ کمیشن فار ہیومن رائٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ روحی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے اہم اور ضروری موضوع پر یہ آج کا جو پروگرام جو آرگنائز کیا ہے اس کے میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ آج ہم مل کر پاکستان میں جتنے بھی محب وطن پاکستانی ہیں ان کے انشاءاللہ رہنمائی کریں گے، امت مسلمہ کی رہنمائی کریں گے، پوری انسانیت کے اس پلیٹ فارم سے رہنمائی کریں گے. جیسے کہ آپ کا سوال ہے کہ جو سماجی جو تنظیمیں ہیں وہ امن اور امان کی قیام میں ان کا کیا رول ہے اور یہ رول کس حد تک ہے، تو یقیناً یہ رول جو ہم گزشتہ تقریباً 10 سال سے میں اس سلسلے میں چل رہا ہوں، پیس اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی اینڈ ٹالرنس کے اوپر 10 سال سے اس پہ کام کر رہا ہوں. یقیناً سماجی تنظیموں کا اس میں بہت زیادہ کی رول ہے، اور وہ رول یہ ہے کہ جہاں حکومتی اقدامات ہیں نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے، پیغام پاکستان کے ذریعے، ہیٹ سپیچ کو جو کنٹرول ہے، اس کا جو وائلنس ہے اس کو کنٹرول ہے، لاؤڈ سپیکر کا جو کنٹرول ہے، محراب و منبر کا جو کنٹرول ہے، اور ڈور ٹو ڈور یہ جو کمپین چلائی گئی ہے، لوگوں کو اویئرنیس دی گئی ہے، اس میں اسکول بھی شامل ہیں، اس میں کالجز بھی شامل ہیں، یونیورسٹیز بھی شامل ہیں، سیمینار بھی شامل ہے، اس میں الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، پرنٹ میڈیا بھی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یعنی یہ جہاں پہ حکومتی اقدامات ہیں اور حکومتی پالیسیز ہیں پیغام پاکستان کے ذریعے سے، وہیں پر سماجی تنظیمیں بھی ایکٹیو ہوئی ہیں. اور 10 سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مختلف تنظیموں کے ساتھ جب میں نے کام کیا، پاکستان کی سلامتی، پاکستان میں رہنے والوں کی سلامتی، انسانیت کی سلامتی، اور ہر مذہب اور ہر مسلک کے ہر کسی کو مکمل اپنی آزادی رائے، اپنی شخصی آزادی، سماجی آزادی، اخلاقیات، اپنی مذہبی مسلکی ہر آزادی، اور وہ لمیٹیشن کہ جس میں ہم ایک دوسرے کے کام بھی ہیں، تو وہ ہم نے جب اس سلسلے میں چلے تو وہ آٹومیٹکلی ایسا ماحول کریٹ ہوا کہ جیسے وہ ایک چمن میں پھول کھلے ہیں. خوبصورت. بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا کہ نو ڈاؤٹ پیس پروموٹ کرنے میں اور امن و امان کے فروغ میں سماجی تنظیمیں ایکٹیولی کام کر رہی ہیں. ہمارے تیسرے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود صاحبزادہ قاری محمد اکمل رشیدی. آپ نے بہت اچھے موضوع پر ہمیں انوائٹ کیا، شکریہ، اور اللہ آپ کو مزید ترقی نصیب فرمائے. آمین. جی، یہ محترم حافظ علامہ کاشف حسین صاحب ہمارے ماشاءاللہ بہت محسن ہیں، اور انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی. آپ نے سنا کہ پچھلی 3 سے 4 دہائیوں سے ایک نفرت کا جو سیلاب چل رہا تھا، جہاں نفرت پروان چڑھ رہی تھی، وہاں الحمدللہ سماجی تنظیموں میں آ کے انہوں نے کام کو روکا. اور اس وقت رضاکارانہ جو ہم کام کر رہے ہیں، جب ان تنظیموں کے ساتھ جڑے، اس کے ساتھ جب ہم اپنے ممبر و محراب پر یا کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے، کوئی بھی پروگرام ہوتے ہیں پڑوس میں، اپنی سوسائٹی میں، وہاں جب جاتے ہیں تو یہاں یہ بات چلتی ہے امن کے حوالے سے، رواداری کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، ہم آہنگی کے بارے سے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نفرت پھیلتی جدائیاں ایسے ڈل گئیں کہ آپ سن رہے تھے کہ صرف زبان کی نہیں بلکہ قومیت پرستی بھی ہو گئی. یہ صرف مذہبی نہیں بلکہ سیاسی جماعتوں میں بھی آپس میں تفرقہ آ گیا سیاسی جماعتوں کی وجہ سے. تو اسی طرح یہ نفرت ایسی پھیلی کہ ہر رنگ میں ابھری. تو الحمدللہ یہ تنظیموں میں یہ جو جیسے تنظیمیں آئیں تو تنظیموں کے اندر جو ہماری رہنمائی کی گئی، ان کے اندر ورکشاپ ہوئی، سب لوگ جمع ہوئے، تو ایک محبت، رواداری، امن کے حوالے سے جب یہ بات چلی تو الحمدللہ یہ بات جب بھی اب جس پلیٹ فارم پہ ہم جاتے ہیں، جب بھی جاتے ہیں تو سب کو یہ مقبول ہوتی ہے. جب ایک پلیٹ فارم سب کے سامنے جاتا ہے کہ آپ رواداری کی بات کرتے ہیں، آپ امن کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے 3 دہائیوں میں نفرت کی بات ہو گئی. اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، ادھر نہیں جانا، اس کی مسجد نہیں جانا. ایک مسجد اگر ایک دوسرے مسئلے کا بندہ آ جاتے تو مسجد کو صحن کو غسل دیتے تھے، کہتے تھے دوسرے مسئلہ کا بندہ ہے. تو اب ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ.
हमारे इलाके में तो ऐसा हुआ कि मस्जिद वालों ने बाकायदा सबको बुला के बोर्ड लगवाया कि इस मस्जिद में देवबंदी भी आ सकता है, बरेलवी भी आ सकता है, तबलीगी जमात भी आ सकती है। तो पहले तबलीगी जमात के लिए बहुत रुकावट होती थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बातें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं, बेहतरी की जानिब आ रही हैं। और इसकी ज़रूरत थी, अब भी मज़ीद ज़रूरत है। अभी तो काम स्टार्ट है, इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि ये काम, इसका दायरा कार इंशाल्लाह बढ़ेगा और हम इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो बेहतरी की जानिब मज़ीद बढ़ जाएंगी। हम बात कर रहे हैं हेट स्पीच के हवाले से कि हेट स्पीच क्या है और इसको काउंटर कैसे किया जा सकता है। तो हम ब्रेक पर चलते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बहुत सारे और सवाल भी हैं जो हमने अपने गेस्ट से करने हेट स्पीच के हवाले से ही, और पाकिस्तान इसके लिए क्या काम कर रहा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे इसके लिए, इसको काउंटर करने के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सेगमेंट को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं हेट स्पीच को काउंटर करने के हवाले से, और मेरा सवाल है एक दफ़ा फिर से एडवोकेट हाफिज़ अल्लादित्ता काशिफ बोसन साहब से कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे कैसे काम कर सकते हैं हेट स्पीच को कंट्रोल करने में और अमन व अमान के फ़रोग़ के हवाले से। सबसे पहली बात तो ये है जी कि रवादारी है क्या। मैं कहता हूँ कि रवादारी दीन की बुनियाद है, बुनियादी तालीम है। रवादारी मुआशरे का हुस्न है, रवादारी इंसानियत का शर्फ है, और रवादारी अमन की ज़मानत है। बेशक। अब इस रवादारी के फ़रोग़ के लिए और नफ़रत को कंट्रोल करने के लिए शख्सियात के साथ साथ इदारों का एक किरदार है। बेशक। अगर हर इदारा अपना किरदार अदा करे तो यहाँ इस धरती पे अमन की ज़मानत है। इदारे एक तो नेशनल एक्शन प्लान के ज़रिए वहाँ बहुत बड़ा काम किया गया है। उसमें महराब व मिंबर को कंट्रोल करने के लिए कि वहाँ से नफ़रत अंगेज़ी के बजाय मोहब्बत के फ़रोग़ के लिए बात हो, स्पीकर का, लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल ना हो, और नफ़रत अंगेज़ी फैलाने वाले और वो अफराद जो इसके मुर्तकिब होते हैं, दूसरों के अक़ायद नज़रियात पे अटैक करते हुए नफ़रत फैलाते हैं, दूसरों की तज़हीक और तहकीर करते हैं, उसको कानून में बाकायदा जुर्म करार दिया गया है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात हैं कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा हो सकता है, FIR दर्ज हो सकती है, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उनको कानून के कटहरे में लाया जा सकता है जो इस तरह का काम कर रहे हैं। अब ये है कि इदारों का अपना काम है, जो अमन व अमान के ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने नज़्म नसक संभालना है, उनका अपना एक किरदार है कि वो इसमें भरपूर तरीके से किरदार अदा करें। जहाँ वायलेशन हो कानून की हो, अखलाकियात की कोख से जन्म लेता है जी कानून। तो कानून की जहाँ पर वायलेशन होगी, वहाँ जहाँ पर खिलाफ वर्जी होगी, तो वहाँ कानूनी इदारों को मुतहरिक होना चाहिए, उसके खिलाफ फौरी तौर पर उसका तदारुक करने के लिए उनको मैदान में आना चाहिए। वो किसी हद तक अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अभी इससे भी ज़्यादा की ज़रूरत है। अच्छा, बाकी इदारे जो उलमा का एक इदारा है, मैं कहता हूँ ये हमारे उलमा किराम तशरीफ़ फरमा है, ये सबसे काबिल एहतराम इदारा है, सबसे मौसर किरदार कोई सोसाइटी में अदा कर सकता है तो ये उलमा है। बिल्कुल। इसलिए कि जहाँ भी कोई इजलास होता है, जहाँ भी कोई इज्तिमा होता है, तो उसके लिए पता नहीं कितना एहतमाम करना पड़ता है। और इन उलमा किराम को बग़ैर किसी कोशिश के, बग़ैर काविश के, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर ख़र्चा किए इनको अफराद मैसर हैं, इनके सामीन मौजूद हैं जो इनके नाम पर आ जाते हैं। और फिर अगर कहीं इज्तिमा बाज़ाब्ता ना भी हो तो जुम्मा की नमाज में, मस्जिद में, तमाम नमाज़ों में इनको वो अफराद मैसर हैं, इनके पास सामीन मौजूद हैं, इनके पास वो लोग आते हैं जो इनकी बातों पर अमल करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये अपना किरदार अदा करते हैं तो इसमें सबसे मौसर किरदार मैं कहता हूँ उलमा का है कि वो अमन के फ़रोग़ के लिए, रवादारी के फ़रोग़ के लिए बहुत मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि कुछ अरसे से ऐसे चीज़ें मंजर-ए-आम पर आ रही हैं, हमें खुशगवार माहौल देखने को मिलता है जहाँ हमारे उलमा किराम
मसालिक से बालातर होकर, अपने नज़रियात से बालातर होकर तमाम मसालिक के लोग एक जगह में बैठते हैं, इकट्ठे बैठे नजर एक ही आते बात हैं। करते जी। हैं और अमन के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वो सारे लोग हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। इस मुल्क के लिए, आने वाली नस्लों के लिए ये मोहसिन है। और जहाँ पर नफ़रत अंगेज़ बात करने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ कि अब उनको मैदान अमल में आने के लिए उनको हौसला नहीं होता। अगर अवाम जाग गए हैं, अवाम बेदार हैं, लोगों में ये बेदारी आ गई है कि ये लोग हमारे मुआशरे के लिए तबाह कुन हैं। ये जो लोगों के जहनों में नफ़रत और तकफीर और फतवे लगाने वाले लोग थे ना, अब मैं समझता हूँ उनकी मार्केट वैल्यू बहुत कम हो गई। कम हो गई है। हाँ जी। और उसमें इन उलमाए किराम के किरदार है मेजर और रोल कुछ है। इदारों का किरदार है, कुछ इन तंजीमों का किरदार है। और नेशनल एक्शन प्लान की क्या अहमियत है इस हवाले से? मैंने नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से मैंने अर्ज़ किया है, उसका मकसद यही था कि ये मेहराब व मेंबर का इस्तेमाल गलत ना हो। हाँ। और जो स्टेज पर तकरीरें की जाती हैं वो गलत ना हो। तो उसके लिए नेशनल एक्शन प्लान ये था कि स्पीकर के गलत इस्तेमाल पर कानूनी जुर्म है, उस पर मुकदमात कायम हुए हैं। हमने खुद कचहरी में बैठ कर देखा है। तो नेशनल एक्शन प्लान ये है कि इस मुआशरे को पुरअमन मुआशरा बनाया जाए, इस माहौल को पुरअमन माहौल बनाया जाए। तो उसके लिए नेशनल एक्शन प्लान ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, नफ़रत के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक और फ़ाल रोल किरदार अदा करने के लिए कानून भी है और अफराद भी हैं। तो दोनों को उसमें उन्होंने एक टास्क दिया है और वो लोग किसी हद तक अपना टास्क अदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें मज़ीद फ़ालियत की ज़रूरत है। ठीक है, मज़ीद भरपूर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ठीक है, मज़ीद किरदार अदा करने की ज़रूरत है। हम बढ़ते हैं अलामा साहब की जानिब और मेरा सवाल आपसे ये होगा कि नफ़रत अंगेज़ी से हमने बात की कि नफ़रत अंगेज़ी क्या है, इसके मुल्क के मुख्तलिफ इदारे इसके लिए, इसको काउंटर करने के लिए और इसकी रोकथाम के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो अगर हम मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, मुल्क की सलामती की बात करते हैं, तो नफ़रत अंगेज़ी, हेट स्पीच किस तरीके से अपने इफ़ेक्ट्स छोड़ रही है? ये सवाल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि नफ़रत अंगेज़ी जो माशरे में जो है और वो ज़िम्मेदारान जो ये काम कर रहे हैं और वो इस बात को समझ नहीं रहे कि पाकिस्तान की जो बुनियाद थी वो क्या थी। पाकिस्तान की बुनियाद यकीनन कलमा तैयबा पे थी, इस पे रखी थी हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने। और उसके साथ जो पाकिस्तान का जो झंडा है, परचम, उसके अंदर दो रंग हैं, एक सब्ज़ रंग और एक सफ़ेद रंग। अब ये दोनों रंग इस बात को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम अक्सरियत तो है, उसके साथ माइनॉरिटीज़ भी हैं। जो माइनॉरिटीज़ हैं वो हमारे भाई हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो मार्ज़ वजूद में आया वो फ़कत उम्मत मुस्लिमा की तरफ से नहीं है, लेकिन इसमें और भी दूसरे माइनॉरिटीज़ शामिल हैं। अब मसला ये है कि जो लोग इसके एंटी चल रहे हैं, जो माशरे के अंदर नफ़रत फैला रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं हुआ। उसके अंदर मजहबी रहनुमा भी हो सकते हैं, उसके अंदर दूसरी तंजीमों के लोग भी हो सकते हैं, सिविल सोसाइटी के बंदे भी हो सकते हैं, हर इदारे के बंदे हो सकते हैं, हर इदारों में कोई ऐसे बंदे भी हो सकते हैं जो नफ़रत अंगेज़ी फैला रहे हैं। लेकिन उनको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि हमारा मुल्क जो इसका क़याम हुआ है वो मजहबी और मसलकी आज़ादी के ऊपर ये हमारा मुल्क मार्ज़ वजूद में आया है, जिसमें शख्सी आज़ादी, मजहबी आज़ादी, मसलकी आज़ादी, इखलाक की आज़ादी, माशरती आज़ादी, वो सारी आज़ादी शामिल, आज़ादी राय शामिल हैं। हाँ, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि कायद आज़म रहमतुल्लाह ने जब आज़ादी की तहरीक चलाई थी तो ये बात की थी कि अगर अक्सरियत को ज़्यादा हकूक़ होंगे और माइनॉरिटीज़ को हकूक़ कम होंगे, या उनको तबलीग की इजाज़त नहीं देगी, या उनको अपनी जो मजहबी आज़ादी की इजाज़त नहीं देगी। ऐसी बात नहीं है, दोनों के मसावी हकूक़ हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की बात है। तो अब अगर जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं उनमें क्या है, रिश्तेदारी ख़त्म हो रही है, रिश्तेदारी डेवलप में हो रही है। मतलब एक भाई है, उसका बेटा है, एक बहन है, उसकी बेटी है, जो एक फला मसलक से है, एक फला मसलक से है। नफ़रतें इतनी अरूज पे जा चुकी हैं
کہ لوگ رشتہ داری کرنا تو دور کی بات ہے، آپس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تعلق ٹوٹ رہے ہیں۔ تعلق ہے۔ اچھا اب اسکول میں چلے جائیں، اسکول میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، بچے تھے، اسکول میں جب ہم نے داخل ہوئے تو اسکول لیول پہ آپس میں مذہبی مسلکی اختلافات باتیں، تو وہ اتنا سٹریس وہ شروع سے ڈیولپ ہوتا رہا، سٹریس بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اچھا آگے کالج لیول پہ تھوڑا سا اور ڈیولپ انسان کا مینٹلی طور پہ اپروچ ڈیولپ ہوتی ہے، کالج وہ پیچھے سے جو اسکول سے جو سلسلہ آ رہا ہے وہی آگے وہ میسج کنوے ہو رہا ہے، پھر یونیورسٹی، پھر اداروں میں، پھر وہی لوگ جب اداروں میں جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی مدارس میں ہے یا کوئی یونیورسٹی لیول سے، جب وہاں سے جب وہ نکلتا ہے تو وہ کوئی مسجد میں آتا ہے اور کوئی مختلف اداروں میں آتا ہے، وہ پرائیویٹ ادارے ہوں یا سرکاری ادارے ہوں، وہ جو تعصب، وہ جو نفرت، وہ جو منافرت، وہ جو حسد، وہ شروع سے جو اندر پھیل رہا ہے، اندر چل رہا ہے، ایکٹیو ہے، وہ جو سمٹمز ایکٹیو ہے، وہی باہر جا کے اداروں کو خراب کر رہے ہیں، محلوں کو خراب کر رہے ہیں، شہروں کو خراب کر رہے ہیں، اور مسلکی طور پر نفرت کو عروج پہ لے کے جا رہے ہیں، مذہبی طور پر عروج پہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ اثرات ہیں، خطرناک اثرات ہیں، جس کی وجہ سے ملک کو بھی نقصان ہے، ملک کا امیج اس کو نقصان ہو جائے انٹرنیشنلی۔ جو آج کل گلوبلائزیشن میں اگر آپ دیکھیں تو ملک کو انٹرنیشنلی جو ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، ہر ملک کا اپنے ایک امیج ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ کیوں کہ وہ ملک کے جب لوگ آپس میں اس طرح کے سسٹم میں ہوں گے تو پھر ملک ترقی نہیں کرے گا۔ صاحبزادہ قاری محمد اکمل رشیدی کی جانب بڑھتے ہیں، اور ہمارا ایک آخری اور بہت ہی میجر سوال یہ ہے کہ رواداری اور امن کے فروغ کے حوالے سے ایک عام شہری اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ دیکھیں ایک عام شہری بھی تب کام کرے گا جب اس کے اوپر بڑے کچھ دکھائیں گے، تو الحمدللہ بہت سی تنظیموں نے کام کیا ہوگا، لیکن ہماری جو ایک تنظیم ابھری ساؤتھ پنجاب میں، انہوں نے بہت ورک کیا، تو الحمدللہ یہ سارے کے سارے ہر نسل کے، ہر رنگ کے، ہر قوم کے، ہر فرقہ کے، ہر مسالک کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، جڑ رہے ہیں، اور صرف اس جملے کی وجہ سے کہ امن کی ضرورت ہے، ہمیں امن کی ضرورت ہے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے ہمیں بتایا کہ نفرت انگیزی ہے کیا، اس کے کیا اثرات ہیں، کتنے خطرناک اثرات ہیں، اور پاکستان کے مختلف ادارے اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ عام شہری اس کی روک تھام کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، ہیٹ سپیچ کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، مہاجبین عابد کو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔